खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात, लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। जैसा कि आपको पता है कि 2 तारीख से हमने एक श्रृंखला, एक सीरीज शुरू की है चौरी चौरा के ऊपर। और जो बहुजन संघर्ष की और शहादत की दास्तान है, इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया है। सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब हैं, उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक काम किया है चौरी चौरा के शहीदों पर, उनके इतिहास पर। मैंने आग्रह किया था कि आप आएं और रोज कम से कम 11 तारीख तक, 2 से 11, इसलिए कि 19 लोगों को जो फांसी दी गई थी, अलग अलग तारीख में वो फांसी दी गई थी। तो हर दिन चौरी चौरा से जुड़े कुछ संस्मरण, कुछ इतिहास सुभाष जी से हम लोग जानेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो आज और कल से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल ठीक है, जहां हम लोग जी, अब मंच आपका है, आप बोलेंगे। धन्यवाद। मैं कल की जो मेरी वार्ता हुई, कल बातचीत हुई, उसमें थोड़ा सा मैं सुधार करूंगा, माफी मांगते हुए। दरअसल शताब्दी वर्ष में 2021 से लेकर 2022 तक कहने के बजाय वो बार बार मैं 1921 और 1922 बोल रहा था कल। तो इसके लिए मैं 1921 से लेकर 2021। नहीं, कल मैं बोल रहा था कि जो बोलना चाहिए मुझे 2021, उसको मैं बोल रहा था 1921। तो अरे कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं दर्शकों से माफी मांग रहा हूँ कि ये मेरा कल के वक्तव्य में ये त्रुटि हो रही थी। मित्रों, आज 4 जुलाई है और शुरू करते हैं हम 4 जुलाई के उन 6 अपने क्रांतिकारियों को नमन करते हुए जिनकी आज की तिथि में फांसी हुई थी। और उसमें 2 हमारे महत्वपूर्ण नायक थे, जो अभी मैं आगे चलकर जब आज चौरी चौरा के नायकों पर बात करूंगा उनके नाम आएगा। नजर अली पुत्र जीवन चुड़िहार, इनकी फांसी फतेहगढ़ में हुई थी, केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में। और दूसरे भगवान अहिर पुत्र रामनाथ अहिर, इनकी फांसी अलीगढ़ जिला कारागार में हुई थी आज ही के दिन। और बाकी 4 और थे, कालीचरण पुत्र निरंगी कहार गाजीपुर जेल में, महादेव पुत्र कुंज बिहारी केवट केंद्रीय कारागार बरेली में, मेघू उर्फ लाल बिहारी पुत्र जानकी तिवारी, ये केंद्रीय कारागार आगरा में, और रामरूप पुत्र राम टहल बरई, इनकी जो है उन्नाव कारागार में आज की तिथि में फांसी हुई थी सुबह 6 बजे। केवल इसमें मेघू की जो फांसी है वो 5:30 बजे हुई थी, बाकी सबकी सुबह 6 बजे हुई थी। मित्रों, कल बातचीत हम लोग वहाँ चौरी चौरा में बने शहीद स्मारक पर हम लोग थे, और शहीद स्मारक पर जहां हमने बात खत्म की थी वहीं से मैं इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं। और उसके बाद से एक सिलसिलेवार तरीके से हम चौरी चौरा की घटनाओं पर नजर डालें। वर्तमान में जो हमारा वहां पर चौरी चौरा स्मारक बना हुआ है, उस पर जब प्रवेश द्वार पर आप प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे तो एक इतिहास लिखा हुआ है पूरे चौरी चौरा का, वहां पर एक पत्थर पर। और इतिहास पर लिखा हुआ है कि लोगों ने बरहमपुर में स्थापित कांग्रेस कार्यालय से चौरा की ओर प्रस्थान किया। चौरी चौरा थाने के सामने पहले जत्थे के पहुंचते ही सिपाही, आर्म गार्ड, घुड़सवार, चौकीदार उनके ऊपर टूट पड़े। मित्रों, ये पूरा कथन सफेद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो जुलूस था वो डुमरी खुर्द गांव से चला था, न कि बरहमपुर गांव से। क्योंकि सेशन कोर्ट के पेज नंबर 15, सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसका पेज नंबर 15 पर रेखा चित्र बना हुआ है जुलूस का, साफ साफ किस मार्ग से वो जुलूस गया है, कहां से चला है और किस तरह वहां थाने तक आया है। उसको आप किसी और कथन से उसको बदल नहीं सकते। तो डुमरी खुर्द गांव से वो चला था। दूसरा इतना ही नहीं है, ये घुड़सवार और आर्म गार्ड जो भी बात कही गई है, पहले घुड़सवार सेना कोई थी नहीं वहां पर, केवल एक ही घोड़ा था, वो था दरोगा के पास, और किसी के पास घोड़ा था ही नहीं।
तो घुड़सवार सेना कहने की या घुड़सवार शब्द इस्तेमाल करने की कोई जरूरत भी नहीं है। विडंबना यही नहीं है, विडंबना दूसरी है कि जो आपका स्मारक है ना, जो स्मारक खड़ा है, उसमें जो नाम लिखे हैं शहीदों के, पहले जानते हैं जो नाम लिखा था, 19 जो शहीदों के नाम लिखे थे, भगवान अहिर और संपत चमार, या जो भी नाम थे उनके सब टाइटल थी, जातिगत जो टाइटल थी उसके साथ नाम वहां पर दर्ज थे। अब ये नाम के आगे की टाइटल हटा दी गई है, यानी भगवान केवल आपको मिलेगा वहां पर, भगवान और रामपत इस तरह के नाम मिलेंगे। मैंने इस सवाल को पूछा था 5 फरवरी 19 जो 2021 को जब मैं वहां था, तो ये पूछा कि आखिर ये भगवान के अहिर का नाम क्यों हटा दिया गया। कुछ पत्रकार भी थे, तो उन्होंने बड़ा शालीनता से जवाब दिया कि सर इसलिए हटा दिया गया है कि शहीदों की कोई जात नहीं होती है, इसलिए शहीदों के को हम नाम से हम याद करना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात आप लोग कर रहे हैं, और कम से कम हमारे देश में अगर ये बात हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मित्रों, दरअसल बात ये है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां 19 शहीदों की जो मूर्तियां लगी हुई थी, अब वहां पर लगभग 40 मूर्तियां लगी हैं। नाम है चौरी चौरा स्मारक संग्रहालय, यानी कि उसमें जो मूर्तियां रहनी चाहिए वो चौरी चौरा से संबंधित शहीदों की होनी चाहिए, या चौरी चौरा से घटना से संबंधित व्यक्तियों की होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। वो 19 लोग फांसी चढ़े, उनकी जगह पर वहाँ 40 मूर्तियां लगी हैं। अब कैसे कैसे लगी हैं, 2-4 मैं केवल इसको 5 मिनट में बात खत्म करके आगे अपनी बात जी को जी जी जी। गर्म करूंगा। एक मूर्ति वहां लगी है शहीद लाल अहमद पुत्र हाकिम कोता की। अब गौर करिएगा, शहीद लाल अहमद पुत्र हाकिम कोता। दरअसल ये नाम लाल मोहम्मद पुत्र हाकिम शाह का है, जिसको कि नाम ही गलत लिख दिया गया है। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सी शहीद है। शहीद लाल अहमद पुत्र हाकिम कोता नाम का कोई था ही नहीं। लाल मोहम्मद पुत्र हाकिम शाह थे, जिनका नाम आपने गलत लिखा। दूसरा, एक मूर्ति वहां लगी है द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र श्री नेपाल पांडे की। मैंने प्रश्न पूछने वालों से कहा कि श्री पांडे जी का नाम के आगे से भी अगर पांडे हटा दिया गया होता तो भगवान अहिर के आगे से अहिर हटा देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती। आपने द्वारिका प्रसाद पांडे जी का तो पूरा पांडे लिखा है वहां पर, उसमें तो कोई तब्दीली, जबकि हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में द्वारिका प्रसाद ही लिखा है, पांडे नहीं लिखा है। आगे उनके पिताजी के नाम में नेपाल पांडे लिखा हुआ है। ध्वनि साउंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं ठीक है, एकदम ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, तो द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र श्री नेपाल पांडे नहीं लिखा हुआ है, अभिलेख में दर्ज है द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री नेपाल पांडे। आपने यहाँ पर सुधार कर दिया, द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र श्री नेपाल पांडे की मूर्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति 2 कारणों से है। एक तो आपने भगवान अहिर संपत चमार के आगे की जातिगत पहचान आपने हटा दी है, और द्वारिका प्रसाद पांडे के आगे पांडे जोड़कर उनकी जातिगत पहचान को हाईलाइट कर दिया। दूसरी चीज, द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री नेपाल का जो नाम है, सेशन कोर्ट फैसले के क्रमांक 48 पर दर्ज है। 225 लोगों में 48 पर दर्ज है। उनको फांसी ही नहीं हुई थी, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1981 को हुई है। आपने वहां पर क्यों इनकी मूर्ति लगाई है? मुझे जवाब दिया गया कि सर ये भी तो शहीद माने ही जाएंगे ना, मान आजीवन इनको फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल हुई थी, और हम उनके प्रति कोई श्रद्धा और सम्मान कब नहीं है। लेकिन 14 और लोग थे जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सवाल यह है कि उन 14 लोगों की मूर्ति भी तो यहाँ होनी चाहिए। यानी 19 फांसी वालों को लगा दीजिए और 14 आजीवन कारावास वालों की मूर्ति लगा दीजिए, तब भी कोई बात नहीं है।
लेकिन उस 14 में केवल एक मूर्ति आपने लगा दिया है द्वारका प्रसाद पांडे की, और 13 लोगों की मूर्तियां नहीं लगाई है। इसलिए इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता है कि इस मूर्तियों में घालमेल क्यों किया गया। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, स्मारक पर एक शहीद बाल देव प्रसाद दुबे की मूर्ति लगी हुई है, और जी शहीद तिथि 2 जुलाई 1923 लिखा हुआ है। गौर करिए कि जितने शहीदों की शहीद तिथि यही है, 2 जुलाई 1923, और शहीद बालदेव प्रसाद दुबे की मूर्ति के नीचे भी यही लिखा हुआ है, 2 जुलाई 1923। लेकिन ये इकलौती मूर्ति है जिसके नीचे पिता का नाम नहीं लिखा गया है। आप देखिए कैसी कैसी चालाकियां हमारे यहाँ होती हैं। माने बालदेव प्रसाद दुबे को आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन थे, कहाँ के थे, इसको छिपाने के लिए पिता का नाम ही गायब कर दिया गया है। इसलिए कि आप कहेंगे कि नहीं ये तो बरहमपुर के जमींदार दुबे का नाम है, तो वो कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है इनके पिता का नाम। भाई इस नाम पे दूसरे आदमी भी तो हो सकते। तो बरहमपुर वाले जमींदार दुबे जी की ये मूर्ति बालदेव प्रसाद दुबे जी की वहां लगा दी गई है, जिनका कोई मतलब नहीं है चौरी चौरा विद्रोह से, और उनकी आपने शहीद तिथि 2 जुलाई 1923 दर्ज कर दी। मित्रों एक मूर्ति वहां पर जो एमएलए विधायक थे श्रीनिवास मणि की भी मूर्ति वहां लगी हुई है, इसका भी औचित्य मुझे नहीं समझ में आता है। और बहुत सारी और भी मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं, और इस तरह 19 शहीदों की मूर्तियों को के बीच बीच में उन मूर्तियों को लगाकर पूरा नैरेटिव बदल दिया गया है कि ये वंचित समाज के लोगों की जो क्रांति थी, इसको किस तरह से आपने एक तरीके से ढक दिया है कि जनता इसको जानने न पाए। ये बड़ा खेल हुआ है। इसलिए मैं सोचा कि इस चीज को आपके सामने बताने के बाद आगे मैं इस चौरी चौरा विद्रोह की क्रमबद्ध चर्चा करूं। मतलब सर, मतलब कि पूरा इतिहास लेखन में जनेऊ लीला हुआ है, आपने पर्दाफाश किया जनेऊ। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, और ये वहां मौजूद है वर्तमान। आज भी अगर कोई वहां पर, अभी तबील एक पत्रिका है, अब जो बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश पत्रिका है केरला की, जी वो उसके सीनियर संवाददाता लोग वहां दौरा किए हैं। उनका अभी अगस्त का अंक इसी पर आ रहा है, सबाल्टर्न हिस्ट्री पर आ रहा है, और जी उसमें मैंने मुझसे सारी बातें हमारा उनसे डिस्कशन हुआ है। अब देखिए आगे, अब चलिए इस पर हम लोग फिर बात करेंगे, क्योंकि हम आज 30 मिनट में इस बात को खत्म करेंगे, 30-35 मिनट में। अब थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि पर जा रहा हूं, और ये पाठकों को, दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। जी मगर इसको जाने हम उस न्यायिक प्रक्रिया पर बात नहीं करेंगे जो कॉलोनियल सिस्टम ने हमारे सामने रखा था, और कैसे 3000 की भीड़ में से 225 लोगों को चुन लिया था, जबकि तब कोई कैमरा भी नहीं था, सीसीटीवी जी कैमरे का कंसेप्ट भी नहीं था। और इतनी भारी भीड़ में से कैसे लोग चुन लिए गए थे, क्योंकि आज भी इतनी भारी भीड़ में से जब कोई दंगा फसाद होता है तो गुमनाम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, और बहुत 2-4 लोग भी पहचाने जाते हैं। लेकिन तब कैसे ये लोग चुन लिए गए थे, ये बात की बात। तो साथियों, डुमरी खास नाम का चौरी चौरा के आसपास कुछ ऐसी जगह हैं जिनको पहले हम जान लें। एक तो डुमरी खुर्द का नाम आपको हमने लिया, जो कि निम्न जातियों का गांव है और जहां से इस क्रांति की चिंगारी भड़की थी। लेकिन एक डुमरी खास भी वहां है 7 किलोमीटर दूर, यानी डुमरी खुर्द डुमरी खास। इसको डुमरी, छोटी डुमरी और बड़ी डुमरी भी कहा जाता है। छोटी डुमरी माने छोटे लोगों की गांव, बड़ी डुमरी बड़े लोगों की गांव। इसकी खासियत है कि जो डुमरी खास है उसमें जमींदार का घर है, जो सरदार जमींदार है। पहले ये डुमरी खास जो है, जो बंधु सिंह जी थे, बाबू बंधु सिंह, डुमरी के बाबू बंधु सिंह का वो जमींदारी थी, वो गांव था। बंधु सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए उनको फांसी देने के बाद उनकी जागीर छीन ली गई। और पंजाब से जो लाहौर में जो रंजीत सिंह थे, उनके रिश्तेदार सरदार सूरत सिंह को, क्योंकि वो स्वामी भक्ति दिखाए थे वो लोग 1857 में, उनको बुलाकर और एक तरीके से गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में डुमरी की जागीर उनको सौंप दी गई थी। यानी डुमरी खास के जागीरदार तब अब सरदार सूरत सिंह का परिवार वहां था जब ये कांड हुआ।
एक और जागीर का नाम आता है बिशुनपुरा के बाबू संत बख्श सिंह का। बिशुनपुरा के बाबू संत बख्श सिंह बंधु सिंह के रिश्तेदार पटदारी में आते हैं, वो थे। और दूसरा एक बरहमपुर के दुबे का जिक्र मैंने कर दिया। एक मलाव के जगत नारायण पांडे थे और एक अवधूत तिवारी थे, शंकर दयाल राय थे जो बिशुनपुरा के जमींदार के लोग थे, और एक पोकरभीटा के एक छोटे से जागीरदार भवानी प्रसाद तिवारी थे, और सरदार हरचरण सिंह डुमरी खास के सरदार जागीरदार के मैनेजर थे। इनका नाम इसलिए लिया कि सबका नाम बार बार चौरी चौरा विद्रोह में आता है, और बगैर इन लोगों के नाम के आप पूरा खेल आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यही वो लोग थे जो सामंत, जो वहाँ का स्थानीय सामंत थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, जो गरीबों के विरुद्ध थे, और जिन्होंने 225 लोगों को पकड़वाने में, उनको उनकी पहचान कराने में भूमिका निभाई थी। तो डुमरी खास के बारे में आपको बता दिया, सरदार जी के बारे में। और अब आते हैं कि इस पूरे विद्रोह में कौन किसान, गरीब किसान थे जो लीड कर रहे थे, जो अगुआ थे, और जिनके कारण से ये घटना हुई। और क्यों वो लीड कर रहे थे? क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आखिर ऐसी क्रांति की ज्वाला उनके दिमाग में कहां से आ गई थी? वो अकारण नहीं है मित्रों, इस पर गौर करना चाहिए हमको। नजर अली पर आते हैं जो कि मुख्य अगुआ था। नजर अली मूलतः वो डुमरी खुर्द के रहने वाले नहीं थे। कई पीढ़ी पहले उनका परिवार जो है राप्ती नदी के किनारे दक्षिण में, वहां से दक्षिण में जिधर राजधानी गांव है, जहां के अब्दुल्ला हैं, उधर रहते थे। लेकिन बाद में वो आकर डुमरी खुर्द गांव में बस गए थे लोग। इन लोगों का पैतृक व्यवसाय जो है चूड़ी बेचने का था, चूड़ीहार थे ये भी थे, और अब्दुल्ला भी चूड़ीहार थे। लेकिन इन दोनों ने अपनी चूड़ी बेचने के काम को बदलकर सिलाई मशीन खरीद लिया था। और नजर अली ने 5 रुपये की किस्त में एक जो है सिंगर कंपनी की सिलाई मशीन लेकर मुंडेरा बाजार में बैठना शुरू कर दिया था। और इसके पहले इस पैसे के लिए वो 1921 में, अप्रैल 1921 में रंगून कमाने गया था। रंगून से वो नवंबर 1921 में लौटा था, और इसलिए देश दुनिया में औपनिवेशिक सत्ता के साथ जनता के जुझारू संघर्ष को नजर अली देख कर आया था। रंगून से बाहर से देख कर आया था, और उसके अंदर एक इतनी ताकत आ गई थी, कैसे ऐसी सत्ताओं से लड़ा जा सकता है। तो मित्रों, अब अब्दुल्ला पर आते हैं। अब्दुल्ला इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब्दुल्ला सामान्य आदमी नहीं है। अब्दुल्ला के अंदर बोल्शेविक क्रांति की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। अब्दुल्ला दिसंबर 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के मेस में काम कर रहे थे। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में अब्दुल्ला वहां पर काम कर रहे थे, एक मजदूर थे मेस में। और वहां पर अब्दुल्ला को बोल्शेविक क्रांति की पूरी जानकारी कैसे मिली थी? वो एमएन राय का एक पर्चा वहां बांटा गया था। एमएन राय उस समय मॉस्को में थे। उनको ये जानकारी लग गई थी कि जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें बंगाल के क्रांतिकारी नेता चित्तरंजन दास अध्यक्ष चुने गए हैं, वो वहां पर रहेंगे। तो राय को लगा कि यह अच्छा मौका है जब हम अपनी बात को वहां पहुंचाएं। उन्होंने 4 पृष्ठों की एक अपील तैयार की, और उस अपील को उन्होंने लेनिन और स्टालिन को दिखाया भी था। स्टालिन ने उस अपील के पर्चे का स्वागत किया था, और उसमें कुछ सुधार भी सुझाया था। उस पर्चे को इस असहयोग आंदोलन की जनता को बताने के लिए उन्होंने 2 लोगों को भेजा, जो कि लेकर उस पर्चे को आए यहाँ पर। और उस पर्चे को नलिनी गुप्ता उसमें से एक मुख्य थे जो पर्चे को लेकर आए, नलिनी गुप्ता। और वो पर्चा वहां पर अधिवेशन में बांटा गया। एक पर्चा अजमेर के प्रतिनिधियों के द्वारा अब्दुल्ला को भी मिला था। अब्दुल्ला थोड़ा बहुत जानकार थे, पढ़ने के अक्षर ज्ञान थे, लेकिन चूंकि प्रतिनिधि बहुत सारे थे, उन्होंने पर्चे को वहां बार बार पढ़ा था, बार बार जिक्र हुआ था।
और अब्दुल्ला को ये बात की जानकारी मिल गई थी कि दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर किसानों ने अपनी सत्ता कायम कर ली है। और ये जानकारी अब्दुल्ला को थी। और अब्दुल्ला जब गांव लौटकर, देखिए जनवरी की दिसंबर की घटना है और फरवरी की चौरी चौरा की घटना है, 2 महीने बाद की घटना है। और अब्दुल्ला आते ही जो यहाँ पर स्वयंसेवकों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था उसमें शामिल होते हैं और अपने अनुभव को भी शेयर करते हैं और अगुए लीडिंग फोर्स के रूप में आगे आते हैं। एक और अगुआ जो चौरी चौरा के, वो लाल मोहम्मद थे। लाल मोहम्मद भी चौरा गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो गांव में नहीं रहते थे। वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर निकल जाते थे। गाढ़ा का काम था उनका, मोटा कपड़ा बेचने का काम था, गाढ़ा बेचते थे। और ये भोपा बाजार जो चौरी चौरा में है, जिस भोपा बाजार से चौरी चौरा क्रांतिकारियों का जुलूस थाने की ओर बढ़ा था, वो चमड़े का बाजार था और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चमड़े का बाजार था। कलकत्ता तक वहां से चमड़ा निर्यात जाता था क्योंकि रेलवे लाइन चौरी चौरा से गुजर चुकी थी। और कानपुर में भी चमड़े की आपूर्ति चौरी चौरा के भोपा बाजार से होती थी। एक बड़ा बाजार था भोपा बाजार, अब तो बहुत छोटा हो गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना विशाल बाजार था। तो भोपा बाजार में से वो क्या करते थे, चमड़े की खाल भी खरीदते थे और बिगड़ैल घोड़ों को भी खरीदते थे और बेचते थे, और इस तरह बेचते हुए दूर दूर तक चले जाते थे। यानी लाल मोहम्मद को भी देश दुनिया की काफी जानकारी रहती थी। अब आते हैं भगवान अहिर के बाद। भगवान अहिर जो कि ड्रिल, उनको हाई कोर्ट के जज ने ड्रिल इंस्ट्रक्टर कहा है। कवायद करने वाला ये इंस्ट्रक्टर था, यही कवायद कराता था। अंग्रेज जो कांग्रेसी स्वयंसेवकों की जो परेड होती थी सीटी बजाकर, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, ये मुड़ने की जो कवायद जो है भगवान अहिर करा रहे थे। तो इसलिए करा रहे थे कि भगवान अहिर मूलतः जो है, आपको बताया कि ये चौरी चौरा के रहने वाले नहीं थे, चौरा गांव के रहने वाले नहीं थे। बाहर से आकर इनके रिश्तेदार यहाँ पर, इनके पिताजी यहाँ बस गए थे। और 18 साल की जब उम्र थी भगवान अहिर की, तभी ये सेना की टुकड़ी जो है लेबर कॉर्प्स में भर्ती हो गए। 1857, अरे 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें ये भर्ती हो गए। और प्रथम विश्व युद्ध को बहुत करीब से देखा था भगवान अहिर ने। लेबर कॉर्प्स थे, मेसोपोटामिया के युद्ध में वर्षा के मोर्चे पर तैनात थे और 2 वर्ष तक वहां रहे। वहां पर जब जब युद्ध के अंतिम दिनों में वहां पर भी पर्चा, जो जर्मनी सैनिकों के माध्यम से कुछ वामपंथियों ने इन सैनिकों को भी रूसी क्रांति के बारे में परिचय भेजा था, उनको अवगत कराया था। और भारत के वो तमाम सैनिक जो थोड़े दिनों के लिए विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, उन तक बोल्शेविक क्रांति को उन्होंने पहुंचा दिया था। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और हजारों सैनिकों की नौकरी खत्म हो गई, छोड़ दी, उनको निकाल दिया गया, घर आ गए, उनको पेंशन दी गई। और उसी में भगवान अहिर थे, इनको भी 5 रुपये महीने की पेंशन मिल रही थी। तो इस तरह भगवान अहिर जो विश्व युद्ध से लौटे थे, जाहिर है कि देश दुनिया को देखे हुए थे। और आने के बाद से जब नजर अली ने इनको ड्रिल इंस्ट्रक्टर का काम दिया, तो आसपास के स्वयंसेवकों को इकट्ठा करते थे और चौरा में ये कवायद कराते थे। 2-3 नाम और आते हैं अगुओं में जिसको हाई कोर्ट कहता है। एक तो इंद्रजीत कोयरी का नाम आता है, लेकिन इंद्रजीत कोयरी पकड़ में नहीं आए थे और भाग गए थे। और इस पर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है अपने जजमेंट में और कहा है कि इतना भारी भरकम एक पूरा पुलिस विभाग जो सीआईडी और तमाम साधनों से लैस है, वो एक व्यक्ति की तलाश नहीं कर पाया, ये हमारी असफलता है। श्याम सुंदर मिश्र तो फांसी पाए लोगों में है, ये भी अगुओं में से थे जो 4 फरवरी के जुलूस में शामिल थे। और एक चिमटे वाला सन्यासी जिसको हाई कोर्ट ने भेदिया कहा है, कोई नाम उसका नहीं दिया है और किसी किसान ने भी उसका नाम नहीं लिया है।
पहले कई क्रांतियों में, कई जुलूसों में, कई जगहों पर सन्यासियों और फकीरों का योगदान जबरदस्त देखने को मिला है। अवध के किसान विद्रोह में भी मैंने 4-5 ऐसे फकीरों और सन्यासियों का जिक्र किया है जो कि वे किसानों के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ भी एक चिमटे वाला सन्यासी का जिक्र आता है। ये भी पूरे जुलूस को नियंत्रित कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन तीनों में से केवल श्याम सुंदर जो है वो पकड़ में आए। मित्रों, इन तमाम क्रांतिकारी हमारे अगुओं के अलावा भी आसपास के पहलवानों का इस चौरी चौरा के विद्रोह में जबरदस्त योगदान है। स्वयं नजर अली पहलवान थे, शिकारी जो सरकारी गवाह बन गए थे वो पहलवान थे, लाल मोहम्मद पहलवान थे, अब्दुल्ला थोड़ा उम्र ज्यादा थी, वो उनको उस समय पहलवानी नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी ये सभी पहलवानी कर रहे थे। एक कोमल पहलवान का जिक्र आता है जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। कोमल पहलवान मूलतः तो चौरी चौरा विद्रोह में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, जुलूस में नहीं थे, लेकिन जब थाना जलाया जा रहा था तब कोमल पहलवान वहां मौजूद थे। कोमल पहलवान एक बड़ा नाम था उस समय का, और वो वहां से 40 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, सहुआ कोल के। सहुआ कोल भैसहवा के रहने वाले थे कोमल प्रसाद, लेकिन वो उस दिन मौजूद थे। जाहिर है कि वहां उन तक ये खबर पहुंच गई थी कि आज थाने पर हम लोग जाएंगे, उधर से निकलेंगे, तो आसपास के ऐसे पहलवान लोग वहां मौजूद थे। एक इंद्रासनी नाच, पहले चमरू नाच हुआ करता था, पहले अब तो खत्म हो गया है, कहीं कहीं बचा हो तो मैं नहीं कह सकता। चमरू नाच में एक गाना होता था, सहुआ कुल में कोमल तपले पुकले चौरा थाना। सहुआ कुल में सहुआ कुल के कोमल तपले पुकले चौरा थाना, और ठीक दोपहरिया चौरा जर गई, कोई मरम नहीं जाना भैया, कोई मरम नहीं जाना। ये वो गीत की लाइन है, शुरुआती लाइन है। कोमल पहलवान मौजूद थे और दरोगा को पटकने में नजर अली के साथ कोमल पहलवान ने भी हाथ लगाया था, और तभी दरोगा को रेलवे लाइन के पास ये लोग पटक पाए थे जब वो भाग रहा था। उस प्रसंग को बाद में जिक्र करेंगे। तो कोमल पहलवान इतना चर्चित था कि जनश्रुतियों में कोमल पर बहुत सारे गीत मौजूद हैं। जब कोमल पहलवान पकड़े गए थे उस पर भी एक गीत है कि साथी गदार हो गईले गोरा दिहले रुपैया हो, साथी गदार हो गईले गोरा दहले रुपैया हो, और कुछ भी जंगल में पकड़े कोमल भैया हो। कुछ भी जंगल से कोमल को पकड़ा गया था जहां वो छिपे थे। तो इस तरह हमने जिन अगुओं का नाम लिया, आप देख रहे हैं कि भगवान अहिर कितना अनुभव था उनके पास बसरा के युद्ध का। बाहर से आए हुए थे, नजर अली बाहर से रंगून से आए हुए थे। अब अब्दुल्ला के बारे में आपको बताया कि वो अहमदाबाद से आए हुए थे, और लाल मोहम्मद के बारे में आपको बताया कि वो बाहर तो घूमते, गाड़ा के काम करते हुए घूमते थे। ये अगुए थे हमारे चौरी चौरा के, और वो गरीब और अनपढ़ किसानों को संगठित करने में इनका बड़ा योगदान था। साथियों, कल मैंने जिक्र किया था कि 13 फरवरी 1922 को डुमरी खुर्द में गठन हो गया था, मंडल कार्यालय का गठन हो गया था। लेकिन उसके पहले भी उस क्षेत्र में कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन जारी था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि डुमरी कला, जो डुमरी खास जिसको मैं कहा हूं, उसका नाम डुमरी कला भी है, यानी डुमरी कला, डुमरी खास और बड़की डुमरी, 3 नाम है उसके। तो डुमरी खास और बिलुआ में स्वयंसेवकों की सभाओं के बारे में पहले से 6 महीना पहले से सुनाई दे रहा था कि ये लोग चंदा और चुटकी वसूलते हैं, और लेकिन किसानों को या किसी को ये लोग परेशान नहीं करते थे। स्वयंसेवक किसी को नहीं परेशान करते थे, चंदा और चुटकी वसूलना इनका काम था, जो कि असहयोग आंदोलन की एक संस्कृति थी कि एक मुट्ठी चुटकी में जो जितना चावल आ गया उतना वसूल लेते थे, उसी से वो खाते थे या जो भी अपना काम करते थे। तो इस तरह से उसके पहले ही भी चौरी चौरा के आज 13 जनवरी 1922 के पहले भी आसपास में स्वयंसेवकों की गतिविधियां जारी थी, और जब 13 जनवरी 1922 को कार्यालय खुल गया तो और तेज हुआ। और तेज ये हुआ कि जब शिकारी ने सेशन कोर्ट में एक बात बताई थी, शिकारी जो कि सरकारी गवाह था, बयान दे रहा था
उसने लाल मोहम्मद के बारे में कहा था कि नवंबर 1921 में उर्दू में छपा हुआ घोषणा पत्र जो है लाल मोहम्मद 2 से 4 पैसे में बेचा करता था। उस समय घोषणा पत्र भी बिक्री के लिए, बांटने के लिए थे, बिक्री के लिए नहीं थे, लेकिन लाल मोहम्मद बेचा करता था, ऐसा शिकारी ने सेशन कोर्ट में कहा था। 13 जनवरी 1922 को गोरखपुर कार्यालय के हाकिम आए थे, हाकिम नियाज अहमद उर्फ हाकिम आरिफ, ये आए थे कार्यालय को खोलने। उनके साथ 3-4 लोग भी आए थे गोरखपुर से, और ये सभी लोग शिकारी के दरवाजे पर नीम के पेड़ के पास बैठे, चरपाई पर बैठे। वहां मुंडेरा गांव से 50 लोग आए, राजधानी से जो कि अब्दुल्ला का गांव था वहां से 10-15 लोग आए, ये रामपुरवा से श्याम सुंदर आए, नजर अली, साधोड और डुमरी खुर्द गांव के सभी लोग आए। मुंडरा के गणेश बनिया, राम रूप बरई, चौरा के छेदी भर, संपत बदरी, महादेव, भगवान अहिर और सुबह के लाल मोहम्मद, ये सब इकट्ठा हुए। लगभग 150 के लोग आसपास वहां जमा हुए और उनके सामने सबको पर्चा भरा गया था। पर्चा भरने का काम, ये लोग अनपढ़ थे, तो एक लड़का था नक्शेद, वो पढ़ा लिखा था, उसने पर्चा भरा। सबको जो है वो स्वयं सेवक बनवाया गया विधिवत लिखित रूप में, और कहा गया उनको, हाकिम साहब ने समझाया कि अगर स्वराज आ जाएगा तो सभी स्वयं सेवकों को प्रति बीघा 4 आना जो है लगान देना पड़ेगा और उनकी आमदनी 8 आने होगी, यानी जो लगान देंगे उससे दूना आपकी आमदनी होगी। और यह सुनकर सभी लोग बड़े खुशी से स्वयं सेवक बन गए। और उसमें जो चुनाव हुआ उसमें लाल मोहम्मद, भगवती बनिया, इन लोगों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी का और शिकारी को तृतीय श्रेणी का सचिव बनाया गया। भगवती बनिया को कोषाध्यक्ष का भी काम दिया गया और नजर अली को उपाध्यक्ष बनाया गया। और इस तरह स्वयंसेवकों का काम थोड़ा सा प्रशिक्षित ढंग से उस आसपास में तेजी से होने लगा। जमींदारों का जुल्म जारी था। जमींदार किसानों पर लगान सख्ती से वसूल रहे थे और किसान जो है भूखमरी के कगार पर थे, सूखा और बाढ़ से तबाह थे। तो किसानों के अंदर एक गुस्सा थी और किसानों को ये लगता था कि असहयोग आंदोलन तेज होगा तो हम जमींदारों को भी दबाने में सफल होंगे, जबकि वो ये अंदर खाने नहीं समझ पा रहे थे कि सभी जमींदार कांग्रेस के बैकबोन थे, उनके मुख्य कर्ता धर्ता थे। इसके बावजूद भी इनकी उम्मीद थी ये गरीब किसानों को कि असहयोग आंदोलन में हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। 31 जनवरी 1922 को एक महत्वपूर्ण घटना हाटा में हुई। हाटा में एक वहां पर सभा थी स्वयंसेवकों की, और उस सभा में भाग लेने के लिए नजर अली कुछ लोगों को लेकर वहां गया है हाटा में। और 31 जनवरी को वहां पर हाटा वहां से आपको जो लोग जानते होंगे गोरखपुर के आसपास के लोग, लगभग वहां से 18 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर दूर है चौरी चौरा से। तो पैदल ही जाना तो होता था उस समय कि ये लोग वहां गए, भाग लिए 31 जनवरी को, और शाम को पैदल चल दिए, रात में कहीं रुके। और 1 फरवरी 1922 की सुबह वो लोग मुंडेरा बाजार में रानी भवानी तालाब के किनारे आके बैठ गए, दातुअन किए और वहीं बैठ गए। 9 बजे तक जब बैठे रहे, जबकि बाजार में अब धीरे धीरे बाजार खुलने का समय हो रहा था, और वो लोग हम बैठे थे लगभग 25-30 लोग, तो जमींदारों के कान खड़े हुए कि ये स्वयंसेवक क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। वो आकर, वो जो बाजार था मुंडेरा बाजार था, वो बाबू संत भगत सिंह का था, और उनके जो लोग थे जिनका मैं नाम पहले लिया हूं कि जिमलाओं के जगत नारायण पांडे, शंकर दयाल राय, ये उनके लोग थे जमींदार के। यही लोग बाजार का प्रबंध देखते थे। वो लोग आए और कहे यहाँ पर क्यों बैठे हो आप लोग। तो नजर अली इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग, भगवान अली लोग कहे कि भाई हम लोग आज धरना देंगे, बाजार का दिन है आज 1 फरवरी, यहाँ पर हम लोग यहाँ धरना देंगे, ताड़ी शराब के खिलाफ और मांस मछली के खिलाफ हम लोग धरना देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, जमींदार बहुत नाराज हैं, अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ी की तो ठीक नहीं होगा। किसानों को भी लगा कि हम लोग कम संख्या में हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो लोग चले गए। लेकिन नजर अली ने धमकी दिया कि आज तो हम लोग चले जा रहे हैं,
अगले बाजार के दिन यानी 4 फरवरी को हम लोग भारी संख्या में आएंगे और तब देखेंगे आप कैसे हमको रोकते हैं। और वो सभी लोग वहां से डिस्पर्स हो गए, अपने अपने घर चले आए। लेकिन उसी दिन एक और घटना हुई 1 फरवरी को कि 2 बजे के आसपास भगवान अहिर अपने कुछ 2 साथियों के साथ वहां पर चला गया, बाजार में घूमने टहलने चला गया कि देखें क्या स्थिति है। उसके साथ 2 साथी और थे और जब वहां पर चला गया तो इसकी जानकारी फिर जमींदार के लोगों को हुई और उन लोगों ने कहा कि ये फिर भगवान अहिर यहाँ दिख रहा है, फिर कुछ गड़बड़ी करेगा क्या। और उन्होंने इसकी खबर जो है दरोगा के दी। दरोगा तुरंत आया वहां से भागे हुए अपने कुछ सिपाहियों को लेकर और जो भगवान अहिर है उसके 2 साथी थे उनको पकड़कर उसने बहुत मार मारा और इतना मार मारा कि उनकी चमड़ी उधड़ गई थी। और ये बात तो हाई कोर्ट के जजमेंट में भी आई है कि हाँ उसको इतना मारा गया था, दरोगा ने पीटा था। जब दरोगा पीटा गया 1 फरवरी को तो शाम को 1 फरवरी की शाम को शिकारी के घर बैठक हुई। वही शिकारी जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, उसी के घर पर बैठक हुई और बैठक में इसकी निंदा की गई कि दरोगा ने आखिर क्यों जो है मारा है हम लोगों को, हमारे साथियों को। ये तो गलत बात है और इसको पूछा जाना चाहिए कि क्यों मारा है। और फिर 2 फरवरी को सुबह भी बैठक हुई और यह तय हुआ कि चिट्ठी लिखी जाए और आसपास के गांव को भेजी जाए कि सभी लोग आए, 4 फरवरी को जमा हो, डुमरी खुर्द गांव में ही जमा हो हम लोग और एक चलेंगे हम लोग दरोगा से पूछेंगे कि भाई आप क्यों मारते रहते हैं कारण हम लोगों को। हम लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, असहयोग आंदोलन का ये काम है, हम लोग जगह जगह करते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस तरह चिट्ठी लिखी गई और पहला पत्र जो है पहाड़ी भर को दिया गया और ये कहा गया कि तुम आप आसपास के गांव को ले जाओगे। दूसरा पत्र चिंगी तेली को दिया गया और तीसरा पत्र जो है वो दिवाकर गोसाई को दिया गया और एक चौथा पत्र खेली भर को दिया गया और 5वां पत्र जगलाल केवट को दिया गया कि तुम जाओ। और जगलाल को जो पत्र दिया गया वो इंद्रजीत कोयरी को भी भेजा गया था। और इस तरह से आसपास के काफी दूर तक लगभग 30 से 40 गांवों तक ये खबर पहुंचाई गई कि आप लोग वहां आइए, जमा होइए और कल हम लोग चलकर पूछेंगे। तो इस तरह मित्रों 4 फरवरी की सुबह किसानों का आना शुरू हो गया वहां पर क्या कहते हैं डुमरी खुर्द गांव में। लेकिन इसके पहले 1 फरवरी की जो घटना हुई थी मुंडेरा बाजार में उससे जमींदार सतर्क हो गए थे और जमींदार ने अपने आदमी को जो राय था उसको भेजा था गोरखपुर में कि जाओ कमिश्नर डीएम से मिलो और डीएम से कहो कि ये सब बदमाशी कर सकते हैं अगले बाजार के दिन 4 फरवरी को और कुछ फोर्स आनी चाहिए चौरी चौरा में। और डीएम ने आदेश किया था जिसमें कि 8 जो है सशस्त्र गार्ड जो है उसी 4 फरवरी को सुबह 9 बजे ट्रेन से चौरी चौरा पहुंचे थे। दरअसल ये लोग बाजार की रक्षा के लिए आए थे, उनको भी नहीं मालूम था कि थाने पर ऐसी कोई घटना होगी। एक इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो 8 की संख्या है ये बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल की गई है। स्वयं हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको गलत लिखा है। उसने 9 लोगों की संख्या बताई है कि सशस्त्र गार्ड 9 की संख्या में आए थे। तो कई जगहों पर 9 की संख्या दी गई है लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि पुलिस लाइन गोरखपुर के रिकॉर्ड में दर्ज है कि कितने लोगों को भेजा गया था और हर एक को कितने कारतूस इशू किए गए थे, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। और इस रिकॉर्ड को सेशन कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया था। इसके बावजूद भी ये संख्या 9 ही लिखी गई है, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से 4 फरवरी को लोग आने लगे। 4 फरवरी को खलिहान बरई रामरूप बरई के खलिहान में बोरा बिछाया गया, चटाई बिछाई गई, पुआल बिछाया गया जिस पर लोग बैठने लगे और लोगों को पानी पीने के लिए गुड़ की व्यवस्था की गई थी। माले बनाए गए थे कि कुछ 15 माला बना था कि माला पहनाया जाएगा, जो अगुआ आगे आगे चलेंगे माला पहनाया गया था। गेरुआ वस्त्र लाया गया था, लगभग 500 लोग गेरुआ वस्त्र में थे। पहले स्वयंसेवकों का वस्त्र गेरुआ वस्त्र था तो इन्होंने गेरुआ वस्त्र भी लाए थे कि कुछ लोग पहनेंगे। और इस तरह से जुलूस की तैयारी जब जैसे जैसे शुरू हुई, भाषण शुरू हुआ
तो वहां पर पहुंच गए जगत नारायण पांडे, शंकर दयाल राय, ये लोग वहां पहुंच गए और लोगों को हतोत्साहित किए कि भाई आपको जुलूस बनाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर से भारी फोर्स आई है, गोली चलेगी, आप मारे जाएंगे। जगत नारायण पांडे को लोगों ने तो कहा कि ये तो भेदिया है, दलाल है, ये तो जमींदार का आदमी है, यहाँ पर जो है आया, और उसकी लोग ताली बजा दिए, मजाक किए और वो चला गया वहां से। शंकर दयाल शर्मा भी, अरे शंकर दयाल राय भी चले गए वहां से। और किसानों ने, नजर अली ने कहा कि चाहे जो भी होगा हमारा जुलूस निकलेगा, चाहे गोली चले, चाहे हम सब के सब मारे जाएं या सब गिरफ्तार हो जाए, हम चलेंगे। और उसने कसम खिलाई, नजर अली ने, कि अगर इस जुलूस में जिसको न जाना हो अभी चला जाए उठकर। जुलूस चलने के बाद से अगर जो कोई भागेगा पुलिस के डर से, गोली के डर से, तो अगर वो हिंदू हुआ तो ये माना जाएगा कि वो गाय का मांस खाया हुआ है, और अगर मुसलमान है तो माना जाएगा कि वो सूअर का मांस खाया हुआ है। ये उसने कसम दिलाई, जिसका जिक्र बार बार हाई कोर्ट ने कई बार किया है। और इस तरह नजर अली जुलूस को लेकर चलता है, आगे लीड करता है, भगवान अहिर उनको पंक्तिबद्ध करते हैं, लाल मोहम्मद सब अगुए मार्च करते हुए, जयकार बोलते हुए, गांधी जी की जय, महात्मा गांधी की जय और अली बंधुओं की जय बोलते हुए जुलूस से भोपा बाजार से होते हुए आगे बढ़ता है। और इस तरह से ये स्वयंसेवकों का एक पूरा का पूरा जुलूस जो है आगे बढ़ता है। मित्रों, मैं समझता हूं कि हम लोग 40 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं। थोड़ा सा और इसमें नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करके इसको लॉजिकल एंड पे ले जाके खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यूं कहना चाह रहा था कि यह जुलूस आगे बढ़ते हुए, ये जुलूस जाता है लाला हलवाई की फैक्ट्री के पास। गोरखपुर देवरिया मार्ग पर एक फैक्ट्री थी, लाला हलवाई की फैक्ट्री, वहां पर जाती है। तो वो इस जुलूस को रोकते हैं सरदार हरचरण सिंह। सरदार हरचरण सिंह का जिक्र मैं कर चुका हूं। ये जमींदार, सरदार जमींदार के मैनेजर थे और चौरा बाजार का प्रबंध यही देख रहे थे। इन्होंने जुलूस को समझाया कि आगे मत चलो, और दरोगा आगे खड़ा था अपने सैनिकों को लेकर थाने के दक्षिणी किनारे। सरदार से लोगों ने कहा कि भाई हम दरोगा से मारपीट कतई नहीं करने जा रहे हैं, कोई हमारा झगड़ा नहीं दरोगा से। नजर अली ने कहा कि हम तो थाने के गेट के सामने से निकलेंगे, दरोगा से सिर्फ इतना पूछेंगे कि हुजूर हमारे लोगों को आप अकारण क्यों मारते हैं, क्यों आप कष्ट देते हैं, हम लोग तो अपना रूटीन का काम करते हैं। और हम लोग वहां से आगे निकल जाएंगे, मुंडेरा बाजार में जाएंगे और वहां आज हम बाजार में धरना देंगे। ये हमारा पहले से तय कार्यक्रम है, थाने पर हम कोई बवाल नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। सरदार हरचरण सिंह को भी लगा कि ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये है सब स्वयंसेवक ऐसा ही करेंगे, उनको विश्वास था और ऐसा ही करना भी था। और वो जाकर दरोगा से कहे कि देखिए ये भारी भीड़ है, और उस समय तक 3000 की भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन चौरा का बाजार भी था, बाजार का दिन था, मुंडेरा का भी बाजार का दिन था। और ये बाजार में जो लोग आए थे वो भी भीड़ में का अंग बन चुके थे, तमाशा देखने के लिए भी लोग आ गए थे, कुछ लोग यूं ही जुलूस में शामिल हो गए थे, और 3000 की भीड़ हो चुकी थी। दरोगा को भी लगा कि उसके पास कुल कितने लोग थे, उसके पास कुल मिलाकर 8 लोग गोरखपुर से आए थे जो सशस्त्र गार्ड थे, और बाकी उसके थाने के लोग थे, कुल मिलाकर उसके 22 लोग थे, उसमें कुछ चौकीदार भी थे। और उसने कहा कि भाई इतने लोग से भारी सेना का सीधे सीधे हम मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे। तो उसने भी थोड़ा सा नरमी बरती और वहां से अपने को हटा लिया मेन रोड से, और आ गया थाने के अंदर, पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो गया और जुलूस आगे बढ़ा। जुलूस जैसे ही थाने के गेट से आया, जुलूस का हिस्सा आगे मुंडेरा बाजार की ओर जाने लगा। जो लोग चौरी चौरा थाने को देखे होंगे आज, वो अनुमान लगा सकते हैं कि एक रोड जो है गोरखपुर देवरिया मार्ग से कटती है और सीधे चौरा बाजार होते हुए मुंडेरा की ओर चली जाती है। थाना गेट उधर ही था, यानी पूरब की ओर था, और उस थाने गेट से आगे जुलूस निकलता गया। लगभग वहां से 100 कदम आगे ही रेलवे लाइन है, 100 कदम भी नहीं, आप समझिए 50 कदम पर रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग पार करके जुलूस आगे चौरा गांव की ओर जा चुका था, कुछ बीच में था और कुछ जुलूस का हिस्सा पीछे था।
जिसमें नजर अली और कुछ एक आधा हुए थे। नजर अली गेट पर थोड़ी देर के लिए रुक गया और उसने जो है वहां पर रुकने के बाद से उसने जो है जब रुका तो सरदार हरिश्चंद्र सिंह को लगा कि ये कुछ रुक रहा है, कुछ पूछेगा। तो दुर्गा से कहा कि आप इनको बता दीजिए कि जो पूछना चाहते हैं। तो दुर्गा ने पूछा क्या बात है। तो नजर अली ने कहा कि भाई हम सिर्फ अपना ये चाहते हैं कि आज ये बात आप हमें बता ही दीजिए कि आप मारते क्यों है कारण हम लोग। तो दुर्गा ने कहा कि मैं किसको मारता। नजर अली ने कहा कि अभी आपने भगवान अहिर को मारा था, पहली फरवरी को मुंडेरा बाजार में, उसकी चमड़ी उधेड़ लिया था, उसके साथ 2 लोगों को मारा था, तो क्यों मारा। दरोगा ने कहा कि भगवान अहिर मेरा भाई है, इस रिश्ते के नाते मैंने मारा। उसने कहा कि भगवान अहिर दरअसल एक भूतपूर्व सैनिक है, वो पेंशन पाता है, सरकारी पेंशन पा रहा है, इस नाते भी मेरा वो भाई हुआ और उसका फर्ज बनता है कि हमारी सहायता करना, हमारे साथ रहना, इसलिए मुझे उसे मारने का हक है। आप जानते हैं कि इतनी सी बात जब जनता सुनती है तो जनता बहुत, गरीब जनता, अनपढ़ जनता बहुत भावुक होती है और उनको लगा कि भाई जब दरोगा साहब इतनी बात कर रहे हैं कि वो भाई था और मार ही दिए भाई को, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहीं पर एक घटना होती है और लोगों ने ताली बजा दिया कि दरोगा डर गया और दरोगा की फट गई। उन्होंने, जो भोजपुरी में लोग मजाक में कहते हैं कि फट गई इसकी, तो अब तो ये, जब ये बात उसने कहा तो उसी समय अवधूत तिवारी जो एक कारिंदा था, जो सीधे सीधे जमींदार का, उसने कहा कि दरोगा से कि ठाकुर साहब, इन नीच जातियां आपका माखौल उड़ा रही हैं, ताली बजा रही हैं, आप इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप हमको कहे होते तो हम अपने आदमियों से इसको, इन सबों को लठिया देते, और आप ठाकुर होकर जो है इनसे हार मान ले रहे। बस इतनी बात सुनना था कि उसको थोड़ा सा जोश आ गया दरोगा को और उसने चौकीदारों को लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज के बारे में हाई कोर्ट को संदेह है कि कुछ न कुछ स्वयंसेवक मारे गए हैं, लेकिन सरदार हरचरण सिंह ने कहा कि नहीं, वो हल्की हल्की छोटे पैरों में ठकठका रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई ऐसा नहीं मारे हैं। जाहिर है कि इसके आगे वो बयान दे नहीं सकते थे। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची और भगदड़ मचते ही सीटी बजा दिया भगवान अहिर और अन्य लोगों ने, क्योंकि सीटी बजाने का उस समय कवायद करने वालों के पास सीटी होती थी, और सीटी बजते ही लोगों ने समझा कि खतरे की घंटी बजी है। और जो लोग रेलवे लाइन के आगे बढ़ चुके थे वो भी पलट लिए और रेलवे लाइन के चारों ओर 3000 की भीड़ इकट्ठा हो गई और रेलवे लाइन के पास जो कंक्रीट, वो गिट्टी होती है रेलवे लाइन के नीचे, उसको उठाकर स्वयंसेवक फेंकने लगे पुलिस पर। पुलिस दरोगा ने हवा में गोली चलाने का आदेश दिया। शुरू में 3 राउंड हवा में गोली चलाई गई। स्वयंसेवकों ने इस बात को उड़ा दिया कि गांधी जी के प्रताप से गोली पानी हो जा रही है, महात्मा गांधी जी हमारे साथ हैं और गोली पानी हो जा रही है, इसलिए डरने की बात नहीं है। मिसाइलों को और तेज चलाने लगे। मिसाइल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाई कोर्ट जज ने जो पत्थरों की बौछार को मिसाइल ही शब्द इस्तेमाल किया है। उसका कहना है कि किसान मिसाइल दाग रहे थे चारों ओर से, और इस तरह से जब पत्थरों की बौछार होने लगी और गोली चलने लगी तो काफी लोग मारे गए। यद्यपि जो ब्रिटिश रिकॉर्ड में यह है कि 2, कहीं आता है कि 2 लोग किसान मारे गए, एक जगह 3 किसानों के मारे जाने का उल्लेख होता है, लेकिन मारे गए हैं लगभग 30 लोगों के आसपास मारे गए हैं, क्योंकि जो लोग मारे जा रहे थे, लाशें गिर रही थी, किसान लाशों को लेकर भाग जा रहे थे। उनको डर था कि इन लाशों के आधार पर उनके परिवार को तबाह किया जाएगा, गांव को तबाह किया जाएगा, गिरफ्तारियां होगी, इसलिए जो लोग गिर रहे थे, गोली लग रही थी, उनको लेकर वो भाग जा रहे थे। उस गोली में लाल मोहम्मद को भी गाल पर छर्रा लगा था, जो कि बाद में उसने बयान में भी कहा था कि हमको भी लगी है गोली, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं था। तो इस तरह से लोग मारे गए और किसानों की मौत देखकर लोगों ने उस पूरे थाने को घेर लिया। और जब पत्थरों की बौछार हो रही थी और जो गोली चल रही थी, गोली बहुत ताकतवर नहीं थी, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये पुरानी बंदूकें थी और बार इनका बहुत खाली भी जाता था, और इसलिए
जब भारी भीड़ पत्थर फेंकने लगी तो उससे बचने के लिए गलती हुई, रणनीतिक चूक हुई पुलिस से कि वो थाने में घुसती गई अपने को बचाने के लिए थाना भवन में। और जैसे ही सभी सिपाही थाना भवन में घुसे, लोगों ने थाने को घेर लिया और उसके बाद लंबा वृत्तांत है और सिर्फ आज इतना मैं खत्म करूंगा कि चौरा बाजार से मिट्टी का तेल लाया गया, खर पतवार लाया गया, स्वयं भगवान ही खर ढो रहा था, तमाम लोग खर ढो रहे थे। खर तो समझ रहे हैं, पूर्वांचल में खर सूखी घास को कहते हैं। खर पतवार, हाँ, खर पतवार डाला गया, मिट्टी का तेल छिड़क कर थाने को फूंक दिया गया। थाना जब फूंक दिया गया तो बाकी लोग तो जलने लगे, दरोगा थाने में नहीं था, दरोगा एक दुकान में घुसा हुआ था। दुकान में जो स्वयंसेवक जो उसको ढूंढते हुए घुसे तो पीछे से निकलकर भागा और रेलवे लाइन की ओर से वो भागना चाह रहा था, लेकिन वहां पर दौड़कर जो है, ये जैसा कि मैंने कोमल पहलवान का जिक्र किया था, नजर अली का जिक्र किया था, ये लोग दौड़कर उसको पटक दिए। भगवान अहिर और ये सब लोग, नजर अली ने थप्पड़ भी मारा है वहां पर जो है दरोगा को, और एक बार पटकना कहिए कि लोग डंडों से मार मार कर वहीं पर उसको अधमरा कर दिए थे। इधर थाना भवन जल रहा था और ले आकर उसको थाने में, जलते हुए थाने में दरोगा को फेंक दिया गया, वो भी वहीं पर जल गया। और इस तरह 22 लोग तो वहीं पर जले हैं। एक आदमी जो कुछ जला था आंशिक रूप से, वो अपने घर गया और दूसरे दिन घर पर मर गया। तो इस तरह कुल 23 लोग मरे। और 24वां बाद में पता चला कि सूरज बली जो है गोलीबारी में मारा जा चुका था चौकीदार, लेकिन उस दिन पता नहीं चला, 5 तारीख को उसकी जानकारी मिली कि वो भी मारा जा चुका है। सूरज बली जो क्रांतिकारी विक्रम अहिर का भाई भी था, जो इसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो इस तरह से चौरी चौरा का ये पूरा का पूरा परिदृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। थाना जल जाता है और सैनिक मारे जाते हैं, सिपाही मारे जाते हैं। आगे जो प्रशासन कितना चौकन्ना होता है, इसको मैं समझता हूँ कि ये आगे बात की जाए, क्योंकि अगले एपिसोड में, जी अगले एपिसोड में इसको बात किया जाएगा। आज मैं समझ पाया कुशवाहा साहब, करीब 53 मिनट हम लोगों ने बातचीत की, मैं सुना, और आज मैं समझ पाया कि वो ठाकुर, अगर ठाकुर थानेदार ठकुराई नहीं दिखाता तो शायद ये चौरी चौरा नहीं होता होगा, नहीं होता। इसको मैं कल भी जिक्र किया था, आपको याद होगा जी। ये इसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि थोड़ी सी शालीनता बरता तो ये दंगा होना ही नहीं था। ये विद्रोह, किसान गए, उसको मारने गए ही नहीं थे। देखिए, हमारे जो किसान थे उनका उद्देश्य था ही नहीं थाने को जलाना, उसको मारना। केवल वो इतनी हिम्मत कर चुके थे कि सवाल करें कि आप मारते क्यों हैं, अनावश्यक क्यों मारते हैं। गुप्तेश्वर, क्या नाम है, गुप्तेश्वर सिंह, हाँ गुप्तेश्वर सिंह, ठाकुर गुप्तेश्वर सिंह। ठीक है सर, शुक्रिया। और कल इस पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बहुत एकदम इतना समझ में आ रहा है। हाँ, कल करेंगे, कल जब आप फ्री होंगे तो शाम में करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग करना।